अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए जब न्यूक्लियर पावर से लैस 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में उतार दिया तो भारत के पास अब क्या विकल्प बचा था। एक इंडियन साइंटिस्ट जो भारत को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने का ऐलान करते हैं और चंद दिनों के बाद ही इनकी मौत एक प्लेन क्रैश में कैसे हो जाती है। इंडियन साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर टेस्ट को छिपाने के लिए ऐसी क्या रणनीति अपनाई कि अमेरिका और यूरोप की उन्नत किस्म की सैटेलाइट भी गच्चा खा गई। स्कंद समझौता साइन करने के सिर्फ कुछ घंटे के बाद ही रूस में भारत के प्रधानमंत्री की अचानक मौत हो जाती है। इसके पीछे दुनिया की किस एजेंसी का हाथ था। भारत मात्र एक देश नहीं है बल्कि यह सरजमी है उन महान तपस्वियों, ज्ञानियों और वीरों की जहां पर इतिहास ने अपनी सबसे उज्जवल गाथाएं लिखी। और फिर 15 अगस्त 1947 की भोर में जब सूर्य स्वतंत्र भारत की भूमि पर उगा तो मिट्टी आज़ादी की सुगंध से महक उठी। लेकिन इस आज़ादी की कीमत क्या थी। जाते जाते अंग्रेजों ने हमारे भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। 1947 में आज़ादी तो मिल गई लेकिन विरासत में क्या मिला। न हमारे पास पैसा था, न तकनीकी और न सैन्य शक्ति। हजारों साल की गुलामी और अनगिनत यातनाओं के बावजूद भारत न कभी झुका और न कभी हारा। नंगे पर दौड़ते हुए वीरों ने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी। फिर चीन ने भारत के साथ वो विश्वासघात किया जो कल्पना से भी परे था। नेहरू जी के नेतृत्व में हमने चीन को भाई माना, पंचशील संधि की, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। लेकिन 1962 में उसी भाई ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। चीन ने हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि अस्काई चीन में हड़प ली। हजारों वीर सैनिक शहीद हुए, कई घायल हुए। 3,968 सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया। भारतीय सैनिकों के पास न उन्नत हथियार थे और न अत्याधुनिक गोला बारूद, जबकि चीन की सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। फिर भी भारतीय जवानों ने बहादुरी से मोर्चा संभाला। 1965 में फिर आया पाकिस्तान। अमेरिका से हथियार लेकर के हमारी सीमाओं पर हमला किया, मगर हमारी सेना ने 1965 के युद्ध में उसे धूल चटा दी। यह जीत केवल युद्ध की नहीं बल्कि भारत के अदम्य वीरता और साहस की थी। फिर आया 1971 का युद्ध। लेकिन यह युद्ध केवल रणभूमि तक सीमित नहीं था। इस बार एक और बड़ी ताकत थी जो भारत के खिलाफ खड़ी थी, अमेरिका। जब भारत ने पाकिस्तान को पराजित करने की ओर निर्णायक बढ़त बना ली तो अमेरिका खुलकर के पाकिस्तान के पक्ष में उतर आया। उसने अपने परमाणु विमान वाहक पोत यूएसएस इंटरप्राइजेज और अपने शक्तिशाली 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में भारत को डराने के लिए भेज दिया। यह उस समय दुनिया का सबसे घातक नौसैनिक दल था और परमाणु हथियारों से लैस था। और ये सब करने के पीछे अमेरिका का बस एक ही कारण था, भारत को झुकने पर मजबूर करना। लेकिन भारत न तो डरा और न ही झुका, बल्कि भारत ने अपनी कूटनीति का परिचय दिया और तुरंत सोवियत संघ यानी आज के रूस से मदद मांगी। रूस ने भारत की पुकार सुनी और अपने शक्तिशाली युद्धपोत हिंद महासागर में भेज दिए। अमेरिका सेना जो भारत पर दबाव बनाने के लिए आई थी, सोवियत नौसेना को सामने देख करके पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई और अमेरिका की यह साजिश नाकाम हो गई और भारत ने इतिहास रच दिया। पर सवाल एक ही था, आखिर कब तक? कब तक भारत केवल युद्ध जीत के अपनी शक्ति साबित करता रहेगा? कब तक हम दूसरों की मदद पे ही जिंदा रहेंगे? कब तक हम बिना परमाणु शक्ति के दुनिया में स्थिर रह पाएंगे? फिर दिन आया 16 अक्टूबर 1964 का, जब भारत के लिए एक नए खतरे की घंटी बजी। चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया, जिसकी पावर लगभग 22 किलो टन थी। इस गगनभेदी विस्फोट की प्रतिध्वनि भारत के हर कोने में सुनाई दी। हर भारतीय के हृदय में बस अब एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। चीन की इस परमाणु छलांग ने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा को हिला के रख दिया। इसके साथ ही वह दुनिया का 5वां परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। जहां पहले ही अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस अपनी परमाणु ताकत का डंका बजा रहे थे,
अब भारत के लिए यह सिर्फ एक सैन्य चुनौती नहीं थी, बल्कि सवाल था भारत की संप्रभुता और उसके अस्तित्व का। 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान को भारत के हाथों करारी शिकस्त मिली, तो उसने यह महसूस किया कि वह पारंपरिक युद्ध में भारत को हराने में सक्षम नहीं है। तो इस हार ने उसके इरादे को और खतरनाक बना दिया। उसने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और इसमें उसका सबसे बड़ा सहयोगी बना चीन। उस समय जो मीडिया रिपोर्ट थी उसके अनुसार चीन ने पाकिस्तान को 1964 में विकसित किए गए अपने पहले परमाणु बम का डिजाइन और ब्लूप्रिंट दिया। पाकिस्तान के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने साफ ऐलान किया कि हम घास फूस खा लेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपना परमाणु बम जरूर बनाएंगे। 1968 आते आते भारत को एक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा, जब परमाणु संपन्न पांचों देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने मिल करके एक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी का नाम था NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि का बस एक ही उद्देश्य था कि किसी और देश को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बनने देना है। इस संधि ने दुनिया को दो भागों में बांट दिया। पहली कैटेगरी थी परमाणु संपन्न राष्ट्र की, जिन्हें हथियार रखने का अधिकार था, और दूसरी थी गैर परमाणु राष्ट्र देशों की, जो कभी भी परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बन सकते। इन पांचों शक्तिशाली देशों ने मिलकर के भारत के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह भी इस संधि पे साइन करे। लेकिन भारत जानता था कि अगर एक बार भी उसने NPT पे साइन कर दिया तो कभी भी भविष्य में परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बन पाएगा। भारत को पता था कि अगर उसने जल्दी परमाणु परीक्षण नहीं किया तो वह हमेशा के लिए गैर परमाणु राष्ट्र बनकर रह जाएगा, एक ऐसा देश जिसे दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा। और फिर कहानी शुरू होती है भारत के पहले परमाणु परीक्षण की। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव 1945 में पड़ी, जब महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने टाटा ग्रुप की सहायता से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TFIR की स्थापना की। आज़ादी के बाद 15 अप्रैल 1948 को एटॉमिक एनर्जी एक्ट पारित किया गया और इसके तहत इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी IAEC की स्थापना हुई। फिर 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी DAE का गठन हुआ, जिससे भारत में परमाणु ऊर्जा विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत के परमाणु कार्यक्रम को पटरी से उतारने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें सक्रिय थी। इसी बीच दो घटनाएं ऐसे होती हैं जिससे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को गहरा धक्का लगता है। पहली घटना होती है 11 जनवरी 1966 को रूस के ताशकंद शहर में। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी पाकिस्तान से शांति वार्ता के लिए सोवियत संघ के ताशकंद शहर गए थे। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ एक ऐतिहासिक ताशकंद समझौता होता है, लेकिन उसी रात 11 जनवरी को लगभग 1:20 पे रहस्यमय परिस्थितियों में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। गवाहों के अनुसार उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, जिससे जहर दिए जाने की आशंका और भी गहरी हो गई। लेकिन तत्कालीन रिपोर्ट में इसे सिर्फ हार्ट अटैक बताया गया। उनकी मृत्यु आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। दूसरी घटना होती है स्विट्जरलैंड में, जब भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को 24 जनवरी 1966 को स्विट्जरलैंड जाना था। वहाँ एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में सवार थे, लेकिन उनका विमान फ्रांस के मोंट ब्लांक पर्वत पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस हादसे में जितने भी यात्री थे सभी मारे जाते हैं और इसे एक सामान्य दुर्घटना बताया गया। लेकिन 1990 में अमेरिका के CIA के एक एजेंट थे रॉबर्ट क्रोवले। उन्होंने एक दावा किया कि CIA ने ही इस दुर्घटना को अंजाम दिया था। उसका यह कहना था कि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि भारत किसी भी तरीके से परमाणु शक्ति संपन्न बने। उसने शास्त्री जी और भाभा की हत्याओं की साजिशें रची। 1966 में जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो जाती है तो भारत के परमाणु कार्यक्रम की जो कमान है वो सौंपी जाती है डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर राजा रमन्ना को। 1969 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो भारत के भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम उठाया जाता है। 1972 में इंदिरा गांधी भारतीय वैज्ञानिकों को गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण की तैयारी करने का निर्देश देती हैं। इस ऐतिहासिक मिशन की बागडोर संभालते हैं डॉक्टर राजा रमन्ना, जो इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ आर्किटेक्ट थे। भारत सरकार ने उन्हें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARK यानी ट्राम्बे में परमाणु डिवाइस विकसित करने की जिम्मेदारी देती है। डॉक्टर राजा रमन्ना के साथ इस महत्वपूर्ण परियोजना में दो और वैज्ञानिक होते हैं जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। डॉक्टर PK एंगर, जिन्हें परमाणु बम के डिजाइन और इम्प्लोजन तकनीकी विकसित करने का कार्य सौंपा जाता है। दूसरे वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी सेठना, जो उस समय भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। उन्हें परमाणु बम बनाने के लिए जो प्लूटोनियम प्रोसेसिंग और अन्य तकनीकी पहलुओं को संभालने की जिम्मेदारी थी
ओत दी जाती है। परमाणु डिवाइस के निर्माण में 3000 ग्राम प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है, जिसे मुंबई के ट्राम्बे स्थित साइरस रिएक्टर में तैयार किया जाता है। साइरस रिएक्टर यानी कनाडा इंडिया रिएक्टर यूएस था। यह भारत का पहला परमाणु अनुसंधान परमाणु रिएक्टर था, जिसे 1954 में कनाडा की सहायता से विकसित किया गया था और यह चालू हुआ था 1960 में। भारत के इस ऐतिहासिक परीक्षण के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी एक उपयुक्त स्थान का चयन करना, तो इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बसंत कुमार भट्टाचार्य को। उन्होंने राजस्थान के पोखरण को परीक्षण स्थल के रूप में चुना, क्योंकि यह क्षेत्र पूरी तरह से रेगिस्तानी था और यहाँ आबादी भी नाम मात्र की थी कि अगर कोई अप्रत्याशित दुर्घटना होती है तो उसका प्रभाव भी कम रहेगा। परीक्षण स्थल पे 75 मीटर गहरी भूमिगत सुरंग बनाई गई और उसमें परमाणु डिवाइस को स्थापित किया गया। इस गोपनीय कार्य को अंजाम तक पहुंचाया भारत सेना के इंजीनियरों और बार्क के वैज्ञानिकों ने। इस पूरे प्रोग्राम की सिक्रेसी को बनाए रखने के लिए खुदाई के कार्य को सड़क निर्माण और पाइपलाइन बिछाने जैसी सामान्य गतिविधि का नाम देकर के पूरा किया गया, ताकि किसी को भी संदेह न हो। उसका कारण था कि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के पास उन्नत किस्म के जासूसी सैटेलाइट थे जो भारत की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। ऐसे में यह सुनिश्चित करना बहुत ही नितांत आवश्यक था कि परीक्षण की कोई भी जानकारी लीक न हो। भारतीय वैज्ञानिकों और सेना ने हर कदम पे सतर्कता बरती ताकि मिशन पूरी तरह से गोपनीय रहे। परमाणु बम को मुंबई से पोखरण तक ले जाने के लिए एक अनूठी रणनीति अपनाई गई। एक साधारण ट्रक जो देखने में आम मालवाहक जैसा था, उसके नीचे सीमेंट बैग और अन्य सामान के नीचे परमाणु बम को छिपा के ले जाया गया था। सावधानी इतनी थी कि वैज्ञानिकों का वहां एक साथ पहुंचना भी मना था। वे अलग अलग समय पे आम यात्रियों की तरह ट्रेन और बस से पोखरण पहुंचते थे। उनको साधारण कपड़े पहनना ही अलाउ था। सिविल इंजीनियर के रूप में वहां पे कार्य करते थे ताकि किसी को कोई संदेह न हो। भारतीय वायुसेना के उस समय तत्कालीन प्रमुख थे एयर चीफ मार्शल पीसी लाल। तो मिशन की जो गोपनीयता थी उसको बनाने की जिम्मेदारी दी गई पीसी लाल जी को। यह मिशन इतना गुप्त था कि उस समय जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम जी और विदेश मंत्री थे स्वर्ण सिंह, इनको भी इस मिशन की जानकारी नहीं दी गई थी। फिर वह घड़ी आई जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था। 18 मई 1974 को सुबह के 8:05 हो रहे थे। पोखरण की जो तपती रेत थी उसको सेना ने पूरा क्षेत्र ही सील कर दिया था। किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। फिर अचानक से धरती कांपी और आकाश गूंज उठा। राजस्थान की रेत में आग धधक उठी। पोखरण में हुआ स्माइलिंग बुद्धा का विस्फोट केवल एक धमाका नहीं था, यह भारत की एक नई पहचान थी। यह ऐलान था कि भारत अब केवल शांति और हिंसा का पाठ पढ़ाने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए परमाणु शक्ति से लैस राष्ट्र है। दुनिया में हलचल मच गई। अमेरिका तिलमिला गया। भारत की इस परीक्षण ने पश्चिमी देशों को सकते में डाल दिया। तुरंत प्रतिक्रिया आई। 1975 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया, NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इस ग्रुप उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, भारत पे लगाम लगाना, ताकि वह स्वतंत्र रूप से परमाणु शक्ति विकसित न कर सके। कनाडा ने तुरंत साइरस रिएक्टर में अपना सहयोग समाप्त कर दिया। अमेरिका ने भारत पे कड़े आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए। यूरोप ने दबाव बनाया, धमकियां दी, रोकने की भरकस कोशिश की गई, लेकिन इसमें साथ दिया भारत का सोवियत संघ यानी रूस ने। और भारत ने दुनिया को साबित कर दिया कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, यह भारत की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता की घोषणा थी। 1974 में भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के जरिए दुनिया को अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़े जाने के कारण भारत आगे कोई परीक्षण नहीं कर सका। 1995 में भारत ने एक बार फिर परीक्षण की योजना बनाई, लेकिन अमेरिकी जासूसी सैटेलाइटों ने इसको पकड़ लिया। भारी कूटनीतिक दबाव बना, धमकियां दी गई और अंततः भारत को यह योजना रोकनी पड़ी। पर भारत रुका नहीं। 19 मार्च 1998 को जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में आई तो उसने बिना किसी देरी के परमाणु परीक्षण को मंजूरी दे दी। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। इस बार मिशन का नेतृत्व कर रहे थे भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जो उस समय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के प्रमुख थे और तत्कालीन प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। उनको पूरे अभियान का चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया। उनके साथ थे डॉक्टर R चिदम्बर, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक थे और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। उन्होंने परमाणु हथियारों की फिजिक्स और टेक्नोलॉजी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी सैटेलाइट से बचने के लिए इस बार एक अभूतपूर्व योजना बनाई गई। वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहना के भेजा गया।
अमेरिकी सैटेलाइट से बचने के लिए इस बार एक अभूतपूर्व योजना बनाई गई। वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहना के भेजा गया ताकि वे आम सैनिकों का हिस्सा लगे। भारतीय सेना ने इस मिशन को सैन्य अभ्यास का रूप दिया जिससे किसी को कोई शक न हो। रात के अंधेरे में ही सभी परमाणु गतिविधियां हुई ताकि सैटेलाइट की नजर में आने से बचा जा सके। मिशन से जुड़े जितने भी वैज्ञानिक थे उनको पोखरण तक सीधे पहुंचने की अनुमति नहीं थी। वे अलग अलग रास्तों से आम नागरिकों की तरह वहां जा सकते थे। राजस्थान के सुनसान रेगिस्तान में गूंज उठी वह गर्जना जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। भारत ने एक नहीं बल्कि 5 परमाणु परीक्षण किए। भारत अब केवल एक उभरती शक्ति नहीं था बल्कि परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बन चुका था। पहला विस्फोट थर्मोन्यूक्लियर बम यानी हाइड्रोजन बम का था जिसकी क्षमता थी 45 किलोटन की। यह अमेरिका के द्वारा नागासाकी पे गिराए गए फैट बम की तुलना में 2 गुने पावर का था। यह भारत का पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण था। दूसरा विस्फोट जो था वो फिशन बम यानी एटॉमिक बम का था जिसकी क्षमता मात्र 15 किलोटन थी। और तीसरा विस्फोट कम यील्ड बम का था जिसकी शक्ति 0.2 किलोटन थी। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। 13 मई 1998 को उसने 2 और छोटे परमाणु परीक्षण किए। एक कम तीव्रता वाले बम थे जिसकी क्षमता मात्र 0.5 और 0.3 किलोटन थी। इन 5 सफल परीक्षणों के साथ ही भारत दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बस एक ही सपना था कि भारत इतना मजबूत बने कि पूरी दुनिया में उसका सम्मान हो। वे हमेशा कहते थे शक्ति ही शांति की पहली शर्त है। उनका मानना था कि ताकत का सम्मान केवल ताकत से ही किया जा सकता है और यह पोखरण 1 और पोखरण 2 ने साबित कर दिया था। उनकी इस महान उपलब्धि पे भारत सरकार ने 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 2002 से लेकर 2007 तक वे भारत के राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन उनके योगदान के लिए देश हमेशा उनको मिसाइल मैन के रूप में याद करेगा और सदैव उनका ऋणी रहेगा।